स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इंडिविजुअल स्टडी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस में। आज हम जानेंगे महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 जो लाया गया है, इसके बारे में डिटेल जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। हालांकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे देख रहे होंगे डॉक्टरों द्वारा यहाँ पे क्या कराया जा रहा है कि डॉक्टरों पर हमला ना करो। तो यह काफ़ी दुखद है, चूँकि अभी विकट स्थिति है, विकराल स्थिति है। अभी जो हमारे जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं हमारे खातिर 24 घंटे सड़कें पे हैं और उल्टा उन पर पथराव किया जा रहा है, उनके वाहनों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, जो काफ़ी दुखद है। इसी कारण सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा। तो अध्यादेश के जो लाना पड़ा, हम इससे रिलेट करके अन्य 4 बातों को जानेंगे आज के इस वीडियो में। क्या क्या जानेंगे? तो पहला जानेंगे जो अध्यादेश लाया गया, यह जो अध्यादेश लाया गया है आखिर कौन सा अधिनियम को संशोधन करके लाया गया है, उसे भी हम जानेंगे। तो ब्रिटिश ने एक अधिनियम लाया गया था ब्रिटिश के द्वारा 1897 में, उस अधिनियम में संशोधन किया गया है, तो हम इससे भी जानेंगे। साथ ही उस समय 2 अंग्रेज अधिकारी थे और एक अंग्रेज अधिकारी रैंड थे एवं एक उनके सहायक थे, उनकी हत्या की गई थी और उनकी जो हत्या करने वाले थे वे महान क्रांतिकारी चापेकर बंधु यानी कि चापेकर ब्रदर के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आज क्रांतिकारी के बारे में भी हम जानेंगे, चापेकर्स ब्रदर के। तो चलिए ये जो अभी अध्यादेश लाया गया है, तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं ताकि समझना आपको अन्य आसान होगा कि अध्यादेश होता क्या है। अध्यादेश के बारे में जाने तो अध्यादेश सरकार के लिए एक विशेषाधिकार होता है। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब सरकार किसी बेहद खास विषय पर कानून बनाने के लिए बिल लाना पड़ता है और जो संसद हो वो सत्र में नहीं हो। अभी आप देख रहे होंगे कि जो संसद है वह सत्र में नहीं है, लेकिन बिल लाना ज़रूरी पड़ गया है इस पर, क्योंकि डॉक्टरों पर हमला हो रहा है तो इसको त्वरित रोकना है। तो इसी को रोकने के लिए सरकार का एक प्रकार का यह विशेषाधिकार है, जिसे राष्ट्रपति अपनी शक्ति है राष्ट्रपति को, इसे हमारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को यह शक्ति देती है। तो यह भी आपको याद रखना है। यह कई बार पूछा गया है कि जो 123 अनुच्छेद है वह किससे रिलेटेड है, तो यह अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है। यह किनको शक्ति देता है, तो यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है किसी भी क्या करने के लिए। तो अध्यादेश लाते हैं जिसके माध्यम से इनके द्वारा कोई भी अगर ऑर्डिनेंस आया है वह 6 महीने तक, मैक्सिमम कितना, तो 6 महीने तक मान्य होगा अगर राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर दिए हैं तो, अध्यादेश ला दिए हैं तो। और अगर कभी कभी मैक्सिमम पूछ दिया जाता है तो ऑप्शन में होता है 6 महीने 6 सप्ताह। तो इसे भी आप समझिए कि 6 महीने 6 सप्ताह। मान लिया जाए कि अभी कोई ऑर्डिनेंस लाया गया है, लेकिन इसको जब 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम कितना डिफरेंस होता है, तो 6 महीने का डिफरेंस होता है। तो अगर 6 महीने के बाद संसद सत्र में आती है, लेकिन इस अध्यादेश को वहाँ पारित नहीं कराया जाता है, ना ही राज्यसभा से ना ही लोकसभा से, तो मान लीजिए कि लगभग 6 सप्ताह तक सत्र चलता है कोई भी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर उसको पारित नहीं किया जाएगा तो वह स्वतः क्या हो जाएगा, यह अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। अगर वहाँ पारित करा दिया जाता है तो यह अध्यादेश क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो ये सारे बात आपको जानना है। तो चलिए इसी के अंतर्गत हम जानते हैं जो पहला ये कहा गया है कि पहले हम समझ लेते हैं कि महामारी रोग अध्यादेश क्या है या क्यों इसे लाना त्वरित जरूरी पड़ गया। तो जैसा कि अभी डिटेल मेरे द्वारा अभी बताया गया कि इसे लाना क्यों आवश्यक पड़ गया, क्योंकि जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं ये उन पे क्या हो रहा है, तो लगातार उनके साथ शारीरिक एवं उनके संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इसी के कारण अध्यादेश लाया गया है ताकि जितने भी डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पैरामेडिकल के जो कार्यकर्ता हैं जितने भी, उनको क्या हो, तो उनको एक सुनिश्चित कराया जाए, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित कराया जाए, इसी के लिए लाया गया है। तो चलिए हम इस अध्यादेश के बारे में जानते हैं डिटेल में। अभी जो यह अध्यादेश लाया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के दोषी को 3 से 5 महीने तक की कैद और 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक के जुर्माना लगाया जा सकता है। एवं अगर स्वास्थ्य कर्मियों पर गंभीर क्षति पहुंचाया जाता है अगर उनको, तो देख लीजिए यह जो है बढ़ जाएगा, यानी कि 6 महीने से लेकर जो मैक्सिमम हम कह सकते हैं 7 वर्ष तक कैद हो सकती है। तो काफ़ी लंबी अवधि है। ऐसे दोषियों को 1 लाख से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है कि स्वास्थ्य कर्मियों के गाड़ियों या क्लिनिक को नुकसान पहुँचाने वाले दोषियों को क्षतिग्रस्त संपत्ति का मूल्य दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर आप उनके क्लिनिक में तोड़फोड़ करते हैं, उनके जो कार है, उनके वाहन हैं, उनको तोड़फोड़ करते हैं, तो आप अगर पकड़े गए, आप पर यह दोष लग गया कि आप ही ने ऐसा किया है, तो आपको दोगुने दाम वसूला जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है कि इस अध्यादेश के तहत ऐसे मामलों की जांच पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी को 30 दिन के अवधि में पूरी करनी होगी, यानी कि जो चार्ज शीट है,
जो चार्जशीट है उसको फाइल करने के लिए कितना, तो मात्र 30 दिन की अवधि है, इतना में ही कर लेना है, उसको ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना है। और जांच का परीक्षण करने वाली अदालत को 1 वर्ष के भीतर फैसला सुनाना होगा। देखिए 1 वर्ष के भीतर क्या होगा, पहले तो 30 दिन के अंदर आपको चार्जशीट फाइल करना होगा, और जब चार्जशीट फाइल हो गया तो जो अदालत है उसको 1 साल के भीतर ही ऐसा सुनाना पड़ेगा, फैसला उनका न्याय सुनाना पड़ेगा। अगर न्याय में देर होती है तो अदालत को लिखित बताना होगा कारण कि क्यों इसमें देर हुई है। तो ये सारे जो अध्यादेश अभी यहीं से लाया गया है, 1897 को क्या किया गया है तो उसमें संशोधन किया गया है। तो ये 2020 वाला जो ऑर्डिनेंस लाया गया यहाँ पे डिटेल हो गया। अब हम जानेंगे 1897 में जो यह लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन वो क्रूरतापूर्वक लाया गया था हमारे ऊपर, तो उसे हम डिटेल समझेंगे। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 यानी कि महामारी रोग अधिनियम 1897, आज से 123 साल पहले महामारी रोग अधिनियम को 1897 में महाराष्ट्र में फैली प्लेग से निपटने के लिए लाया गया था। तो कौन सी बीमारी से? प्लेग से। प्लेग जो है काफ़ी पुरानी, सबसे पुरानी महामारियों में से एक मानी जाती है। इसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। तो आप यहाँ से रिलेट करके याद रखिएगा कि किस रोग को ब्लैक डेथ कहा जाता है, यानी कि काली मौत। तो प्लेग को काली मौत के नाम से जाना जाता है। चलिए प्लेग के बारे में यहाँ जान रहे हैं तो थोड़ा साइंस से रिलेट करके यहाँ पे जान लेते हैं, क्योंकि साइंस में भी प्लेग से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला पूछा जाता है कि जो प्लेग है वह विषाणु जनित रोग है या जीवाणु, यानी कि यह वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है। तो यह प्लेग जो है बैक्टीरिया से होता है या चूहे से होने वाला रोग है। और कौन सा बैक्टीरिया से होता है? तो पास्चुरेला पेस्टिस। तो प्लेग के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। तो कहा गया कि महाराष्ट्र में फैली प्लेग से निपटने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने यह लाया था। यही देख सकते हैं प्लेग का पेशेंट है यहाँ पे, जो इसमें भी है काफ़ी बुखार लग जाता था और अन्य तरह के पीड़ा होती थी। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1896-97 में ब्रिटिश सरकार ने इस महामारी से निपटने के लिए मेडिकल उपायों का सहारा लेने के बजाय सीधा सेना को ऑपरेशन में शामिल कर लिया। अभी देख रहे हैं कि हमारे जो मौजूदा सरकार है काफ़ी अच्छी तरह से इसे निपट रही है। जितने भी आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, संगरोध बनाए गए हैं, क्वारंटीन किया गया है जितने भी लोगों को, उनको अच्छी चिकित्सा मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन उस समय ठीक इसका विपरीत था। वहाँ डॉक्टरों और नर्सों के बजाय, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि वहाँ डॉक्टरी नर्से के बजाय ऑपरेशन में हिस्सा न लेकर सेना को लगा दिया गया था। और सेना मरीजों एवं संदिग्धों को उठाकर आइसोलेशन कैंप में डाल रही थी और उसे अकेलेपन के कारण वहाँ मौत हो रही थी और वहाँ ज़्यादा इलाज के भी साधन नहीं थे। डायरेक्ट वो क्या कर दिया गया था, तो सेना को शामिल कर दिया गया था। यहाँ पे जानने वाली ये बात है कि उस समय जब यह फैली थी तो जितने भी अधिकारी थे उनमें काफ़ी डर हो गया था कि कहीं ये और न फैल जाए। तो जितने भी लोग पीड़ित थे उनको जल्द से जल्द घर से निकाला जा रहा था और उनको आइसोलेट किया जा रहा था, लेकिन चिकित्सा नहीं किया जा रहा था। इसी कारण उनकी मौत काफ़ी ज़्यादा हुई थी। एक प्लेग कमेटी बनाई गई इसके लिए, और इसके एक अगुआ थे वॉल्टर चार्ल्स। तो ये नाम आपको याद रखना है कि जो प्लेग कमेटी बनाई गई थी इसके अगुआ थे वॉल्टर चार्ल्स रैंड। इसने ऑपरेशन में डॉक्टर और नर्सों की जगह 893 ब्रिटिश और भारतीय अधिकारियों को शामिल कर लिया। यह टीम महाराष्ट्र में चप्पे चप्पे फैल गई और इनके द्वारा जो टीम बनाया गया यह महाराष्ट्र में सभी जगह फैल गई। जिस घर में भी प्लेग के मरीज होने की आशंका थी बेधड़क सेना वहां घुस जाते थे और उन्हें उठाकर आइसोलेशन कैंप में डाल रहे थे। और एक तरफ लोग बीमारी से घबराए हुए थे तो दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार उन्हें किसी मेडिकल उपचार नहीं कर रही थी और उसे आइसोलेशन में डाल दे रही थी, जो काफ़ी ही कष्टकारी था। पूरी जो अभी के तरह ही क्या कर दिया गया था, तो विदेश से जितने संपर्क थे बंद कर दिया गया था और सरकार बहुत चिंतित थी। लेकिन बजाय अगर इलाज करती तो वो बेहद अच्छा होता, ऐसे ही जानवरों की तरह छोड़ देना उचित नहीं था। हालात ऐसे हो गए हैं कि पीड़ित और संदिग्ध बुजुर्गों, बच्चों को जबरन घर से उठाया जा रहा था। जिस घर में मरीज पाया जाता था उसके आसपास के क्या कर दिया जाता था, उस सामान को जला दिया जाता था कि वहाँ पे इसके जो बैक्टीरिया न है। तो इससे लोगों में काफ़ी दुख था। जितने भी उस समय धार्मिक जो चीज़ें थे काफ़ी ज़्यादा थी, तो जितने भी अधिकारी थे जूता पहनकर हिंदू या अन्य कोई धर्म है उसके क्या चले जाते थे। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो घर में एक होता है भगवान के लिए बनाया हुआ जो रूम होता है वहाँ जूता पहनकर चल जाते थे, जिससे लोगों में काफ़ी आक्रोश था। और इसी आक्रोश को लेकर जितने भी महिलाएं थे वो आगे आई और महिलाओं से भी काफ़ी ज़्यादा क्या किया जा रहा था, तो बदतमीज़ी किया जा रहा था। घर में जितने भी अधिकारी जा रहे थे प्लेग के नाम पर जिस सारे महिलाओं से छेड़खानी कर रहे थे, ऐसा उस समय के स्रोतों से पता चलता है।
तो भारतीय क्रांतिकारी जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने अपने अखबार केसरी में इसे जो इतने भी सारे पीड़ा था उसको लिखा। तो किन्होंने लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। तो किसमें? तो केसरी ने। केसरी पत्रिका के बारे में आपको इनके याद रखना है, पूछा जाता है कि केसरी किनकी पत्रिका है, तो बाल गंगाधर तिलक की है। इसके अलावा एक इनकी पत्रिका है मराठी। तो जो मराठी इनकी पत्रिका है वह अंग्रेजी में आती थी और केसरी जो है मराठी में आती थी, तो इसे ध्यान रखना। तो इन्होंने कहा कि सरकार को प्लेग से निपटने के लिए इस प्रकार के अमानवीय रणनीति से बाज आना चाहिए। स्पेशल प्लेग कमेटी इस बीमारी से निपटने के लिए जो भी तरीके अपनाए जा रहे हैं वे निरंकुश और इंसानी सभ्यता के लिए झकझोर कर देने वाला है, ऐसा इन्होंने कहा। इसके अलावा आगरकर जी ने भी कहा था। तो इन दोनों को पकड़कर जो अंग्रेज सरकार थी उस समय उन्हें क्या कर दिया गया? तो जेल में इन्हें डाल दिया। तो चापेकर बंधु के बारे में जानते हैं। जैसा कि शुरू में बताया गया, तो जो चापेकर बंधु थे वे इनके काफ़ी प्रिय थे, इन्हें गुरु के समान मानते थे बाल गंगाधर तिलक को। यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों भाई हैं चापेकर बंधु। इनका नाम देख सकते हैं, ये है हरि चापेकर, यानी कि सारे क्रांतिकारी थे। ये फिर थे बाल हरि कृष्ण चापेकर और नेक्स्ट है वासुदेव हरि चापेकर। तो तीनों क्रांतिकारी के बारे में भी डिटेल बताया जाएगा। यहाँ पे देखिए कहा गया कि ये तीनों भाई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में थे। तीनों भाई तिलक जी से गुरुवत सम्मान देते थे, अर्थात ये तीनों भाई तिलक जी को गुरु मानते थे। पुणे के तत्कालीन के जिलाधिकारी वाल्टर चार्ल्स रैंड ने प्लेग समिति के प्रमुख के रूप में पुणे में भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए। प्लेग के समय जनता पर ज्यादतियों से आक्रोशित होकर। तो ये जो तीनों ये जो भाई थे कौन कौन? तो जैसा कि बताया गया चापेकर बंधु, इनमें जो दो भाई थे दामोदर हरि चापेकर और बाल हरि चापेकर, ये दोनों इनके ज्यादतियों से काफ़ी परेशान होकर इनकी हत्या कर देते हैं। ये ICS अधिकारी थे, यानी कि जिला अधिकारी थे रैंड। तो उसकी हत्या तो काफ़ी बड़ी हत्या थी, क्योंकि 1857 का युद्ध जब हुआ था जिसमें मंगल पांडे के सक्रिय भूमिका को देखा गया था, उसके बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ यह काफ़ी लंबी समय तक जो था उस समय शांत रह गया था। और 1897 में पुनः क्रांतिकारी कई उभरे और फिर फलस्वरूप अन्य कई क्रांति यहाँ से उठते चले गए। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी इन्हें नहीं स्टार्ट किया। काफ़ी लंबा समय था 1857 से 1897 तक। तो ये आगे जितने भी जब इनको फांसी होता है तो जितने भी सारे युवक हैं उनमें जोश आता है कि हम भी देश के लिए कुछ करेंगे, चाहे क्यों नहीं फांसी पे चढ़े जाएं। तो ये आपको याद रखना है। तो इनको कब गोली मार दिया गया रैंड को? तो 22 जून 1897 को। तिथि भी याद रखना है। एवं उनके सहायक थे एयरस्ट, तो सहायक को भी हत्या कर दी गई। ये दोनों भाई धार्मिक आंदोलन से निकले क्रांतिकारी थे। जब दामोदर हरि चापेकर को कारावास होता है तो वो तिलक जी से गीता की मांग करते हैं और तिलक जी उन्हें गीता प्रदान करते हैं और गीता पढ़ते हुए ये फांसी घर तक जाते हैं और फांसी के तख्ते पे लटक जाते हैं। बाद में मुखबिरी के कारण इनके अन्य भाइयों को भी पकड़ लिया जाता है और उन्हें भी फांसी दे दी जाती है। तो हम यहाँ पे एक छोटे से टॉपिक से बहुत सारे चीज़ रिलेट करके आपको बता दिया गया है। काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। और आपको ये भी जानना है कि जो हमारी वर्तमान सरकार यह अध्यादेश लाई है यह काफ़ी मानवीय एवं वैज्ञानिक है। लगातार कोविड-19 से लड़ने हेतु वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं। देश के भीतर जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत ला दिए गए। जैसे मांस हैं वो ज़्यादा दाम पे कोई नहीं बेच सकता है, इसीलिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लाया गया। आइसोलेशन रूम में हर संभव अच्छे चिकित्सा व्यवस्था दी जा रही है। अतः हमें चिकित्सा कर्मियों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। छुआछूत, कई लोग चिकित्सा कर्मी से दूर जा रहे हैं कि इन्हें भी कहीं वो बीमारी तो नहीं है, तो छुआछूत और उनके साथ मारपीट किया जा रहा है। तो ये काफ़ी दुखद है। इस समय हमें उनके मनोबल को बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि तोड़ने का। तो ये सारे बात आपको यहाँ से याद रखना है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।